हेलो स्टूडेंट्स, जिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो हमारी सीरीज चली थी फिजिक्स के न्यूमेरिकल की क्लास 11 के, उसका पार्ट 2 है ये। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ जाएंगे। सब 5 तक हो चुके थे उसमें, उससे आगे हम इसमें देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सावन के घोल का पृष्ठ तनाव हमको दिया गया है। यह घोल से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के बुलबुले को फूंक कर बनाने में कितना कार्य करना होगा। यानी कि सावन का घोल है, ठीक है। किसी भी बर्तन में हमारा साबुन का कोई घोल भरा हुआ है इसमें, और इसमें से हमने क्या काम करना है कि इसके घोल से, ये जो साबुन का घोल है, इससे कोई बुलबुला बनाना है जिसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। जैसे आपने देखा होगा, जो मेले में मिलते रहते हैं, वो फूंक के उसमें निकलते हैं, बहुत सारे बुलबुले निकालते हैं। तो उसमें से फूंक मार के हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं ताकि वो फूल जाए, और फूल के वो चमक चमक सा दिखाई देता है। वैसे ही हमें यहाँ पे बनाना होगा कि देखना पड़ेगा कि कितना कार्य करना होगा। तो हमें देखिए क्या चीज दे रखी है, हमें दिया गया है पृष्ठ तनाव। घोल का पृष्ठ तनाव T = दे रखा है 0.03 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। और क्या दिया गया है, और दी गई है बुलबुले की त्रिज्या। जो घोल से बनाना है बुलबुला, उसकी त्रिज्या। तो बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या दे रखी है R = 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा हुआ है कि इसको बुलबुले को बनाने में कितना कार्य करना होगा। तो बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। किया गया कार्य W = क्वेश्चन, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा अब ये, इसका एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर W = T यानी कि पृष्ठ तनाव इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए है यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। जो भी बुलबुला बनेगा उसका पृष्ठ होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल का यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्योंकि बुलबुला जो होगा उसमें 2 पृष्ठ होंगे, तो हम यहाँ पर W = T × 2 डेल्टा ए, 2 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। W ऐसी रहा, T की वैल्यू दे रखी है हमको। अच्छा एक चीज, हाँ चलो अभी देखते हैं कि जो ये बना हुआ है, जो हमारा बुलबुला बना है, बुलबुला कैसा है। तो बुलबुला जो होगा एक गोल होगा, गोल यानी कि गोले के समान होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो दिया गया है 0, पहले T रख देते हैं × 2 डेल्टा ए की जगह पर हम रख देंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है आपका 4πr², ठीक है। ये डेल्टा ए की वैल्यू है 4πr²। तो W = 8T πr²। अब सीधे वैल्यू रख देनी है, 8T की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 0.03 10⁻²। पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, या 22/7 अगर कट रहा होगा तो 7 रख देंगे, लेकिन कट कुछ नहीं रहा है, इंटू। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देखिएगा कि ये जो R है वो सेंटीमीटर में है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमको मीटर में। तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर। अब वही यहाँ पर हमने लगाना है 10⁻² का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.24 इंटू 10⁻² इंटू 3.14 10⁻⁴। तो ये हो जाएगी आपकी 0.24 इंटू 3.14 इंटू 10⁻�6। अब है कि आपस में मल्टीप्लाई, तो 24 × 96, 6 × 9, 24 और 9, 33, 3, 24, 72, 3, 75। 0.7536 इंटू 10⁻�6, हम लगभग लिख देंगे इसको 7.53 इंटू 10⁻⁷ जूल। इतना कार्य हमको करना होगा।
ठीक है। अब ये क्या हुआ यहाँ पर देखो, यहाँ 10 की पावर -6 था, मैं पॉइंट को आगे बढ़ा दिया हूँ, तो ये पावर जो हो जाएगी वो और भी बढ़ जाएगी, यानी माइनस में बढ़ेगी ये। ठीक है, वैसे नॉर्मली कम रहेगी, कम हो जाएगी, लेकिन माइनस में हम बढ़ा देते हैं इसको, तो 10 की पावर -7 जूल इसका आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, एक इस्पात की छड़ की लंबाई 1 मीटर तथा त्रिज्या 10 mm है। इस पर लंबाई की दिशा में 120 किलोमीटर का बल आरोपित किया जाता है, तो ज्ञात कीजिए छड़ में प्रतिबल और विकृति। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से ही कि जो छड़ की लंबाई है 1 मीटर, मान लीजिए ये वाली जो है छड़ है, रोड है इस्पात की, स्टील की, और इसकी लंबाई है 1 मीटर। ये जो लेंथ है इसकी वो आपकी 1 मीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है यानी कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन में छड़ जो होगी वो बेलनाकार टाइप की होगी, यानी कि सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, तो इसमें इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 10 mm दे रखी है हमको, और कहा गया है कि इस पर 120 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया जाता है, जिसके कारण इस पूछा गया है हमसे कि प्रतिबल बताइए और विकृति बताइए। ठीक है, तो प्रतिबल क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जब फोर्स इन यूनिट एरिया पर अप्लाई होता है तो उसको हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है हमको, गिवन क्या क्या है हमारे पास में। छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई वो दी हुई है, इसको हम कैपिटल L से दिखा देंगे, 1 मीटर। ठीक है, त्रिज्या दी गई है R = 10 mm, ये मिलीमीटर में इसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। मैंने पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कैसे होता है। दूसरा है लंबाई की फोर्स लगा हुआ बल, बल लगाए हमारे पास में 120 किलो के लिए 10 की पावर 3 कर देंगे न्यूटन। ठीक है, अब जो पूछ रहा है वो प्रतिबल पूछ रहा है, प्रतिबल P = क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला होता है प्रतिबल का P = F/A। तो P = F, A जो होगा यहाँ पर वो जो सर्कुलर होगा उसका एरिया माना जाएगा πr²। तो P बराबर हो जाएगा F की वैल्यू है हमारे पास में 120 × 10 की पावर 3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। R है हमारे पास में 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 120 × 10 की पावर 3 अपॉन में 3.14 × 10 की पावर -6। -6 ऊपर चला जाएगा, तो P = हो जाएगा 120 × 10 की पावर 3। जब ये ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर 10 की पावर 3 किससे बन जाएगा 9। क्यों, 3 तो ये है, माइनस का 6 ऊपर आके प्लस में बनेगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 3.14। अब 120 को डिवाइड कर देते हैं हम 3.14 से, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है 38.216। 38.216 × 10 की पावर 9। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3.8 × 10 की पावर 10 Nm/m²। ठीक है, F का मात्रक न्यूटन, A का मात्रक मीटर², तो Nm/m²। इसकी वैल्यू को हमको जरूरत पड़ेगी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3.8 × 10 की पावर 10 Nm/m²। ठीक है, विकृति निकालनी है, विकृति। ओके, जो पूछा हुआ है विकृति होती क्या है, विकृति = होता है, अच्छा ये जो इसमें लंबाई में वृद्धि करेगा तो इसमें जो विकृति होगी वो रेखीय विकृति होगी, रेखीय विकृति होगी। और रेखीय विकृति बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि, जितनी भी लंबाई में
वृद्धि हुई हो अपॉन में प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो हमको ये निकालना है डेल्टा एल अपॉन एल, इसकी वैल्यू हमको चाहिए होगी विकृति में। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल अपॉन में विकृति। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक को y से डिनोट करेंगे, प्रतिबल आपका p हो गया, विकृति को विकृति ही रहने देंगे। ठीक है, विकृति को हम इधर ले आते हैं, विकृति इक्वल टू p अपॉन y। विकृति की जगह पर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा l अपॉन में l इक्वल टू p अपॉन y। ये हो गया। अच्छा, यहाँ से हमें एक वैल्यू निकालनी है डेल्टा एल की, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर वैल्यू नहीं रखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि विकृति आनी क्या है। हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, हमें तो एल की तो दे रखी है 1 मीटर है एल की, लेकिन डेल्टा एल की हमारे पास में नहीं है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के पहले आप इतना करिए, इसको रेस कर देंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एल निकालना है तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा P इंटू एल अपॉन में y। डेल्टा एल इक्वल टू P जो है हमारा प्रतिबल है, उसकी वैल्यू दे रखी है 3.8 जो हमने निकाली थी पीछे 10 की पावर 10। एल है हमारे पास में लंबाई जो कि है 1 मीटर, और y है इस्पात का यंग प्रत्यास्था गुणांक जो कि होता है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन कर देंगे इसका तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू काट देंगे इसको 1.9 बार इंटू 10 की पावर 10 अपॉन में 10 की पावर 11, ये ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा एल हो जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इक्वल टू 0.19 मीटर, इतनी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 120 न्यूटन के फोर्स के द्वारा। अब आगे क्या करना है इसमें, इतना समझ में आ गया। हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए डेल्टा एल अपॉन एल विकृति, तो कितना हो जाएगा 0.19 अपॉन में 1। डेल्टा एल अपॉन एल आ गया आपका 0.19। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी लंबाई है ये भी लंबाई है, कट जाएगा मात्रक, मात्रक कोई होगा नहीं, मात्रक विहीन राशि है ये, यूनिटलेस राशि है ये। तो ये आ गया आपका विकृति 0.19। देखिए अगला क्वेश्चन है 42 किलोवाट का वो इंजन है 227 डिग्री सेल्सियस तथा 177 डिग्री सेल्सियस इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है। ज्ञात करना इंजन की दक्षता, प्रति सेकंड अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और निरस्त ऊष्मा की मात्रा। कोई इंजन है हमारे पास में, ठीक है, मान लीजिए कोई इंजन है, इसकी जो क्षमता है वो 42 किलोवाट की है। 42 किलोवाट पावर हम इससे ले सकते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है इसका कि पहले कितने पे कर रहा था बाद में कितने पे काम कर रहा है, कि इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ये कार्य कर रहा था। तो हमें दो टेम्परेचर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पहला जो टेम्परेचर है T1 वो दिया गया है हमारे पास में 227 सेल्सियस में, इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273, ये हो जाएगा आपका 500 केल्विन। ठीक है, अच्छा जी T2 दिया हुआ है हमारे पास में
177 प्लस 273, ये हो जाएगा आपके पास में 0 1 450 केल्विन। ठीक है, ये दोनों T2 आ चुके हैं। और कार्नो इंजन जो है उसको हमको पावर दे रखी है, उसकी क्षमता दे रखी है 42 किलोवाट की। तो ये हम उसको W बना लेते हैं। 42 किलोवाट इसका द्वारा किया गया कार्य है, कार्य कर रहा है। अब हमसे पूछा इंजन की दक्षता। तो एक फॉर्मूला होता है इंजन की दक्षता का। इंजन की दक्षता को हम ईटा से दिखाते हैं, ईटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला होता है कि ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन में T1, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, तो W जो है वो उसकी क्षमता है कि भाई कितने क्षमता से काम कर रहा है। Q1 जो है वो ओस्मा है जो उसको दी गई है, ठीक है। Q1, T1 और T2 ये जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पर। Q1 क्या है, दी गई ऊष्मा, इसको कार्य करने के लिए जितनी ऊष्मा दी गई है वो है। तो पहले हम इसका और इसका कॉम्बिनेशन यूज करके निकाल देते हैं इसकी दक्षता। फिर बाद में जो पूछा गया है अगला पॉइंट वाला, वो हम इससे निकालेंगे, इस सेक्शन से, इतने वाले हिस्से से। तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में T1 की वैल्यू कितनी है 500 माइनस 450 अपॉन में 500। तो ईटा इक्वल टू आ गया 50 अपॉन में 500, काट देंगे इसको 0 से 0, तो 1/10। ईटा की वैल्यू कितनी आ गई है ये 1/10। यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दें, क्योंकि दक्षता परसेंटेज में दी जाती है, तो आ गया 10%। 10% हो गया इसका। अब जो दूसरा हिस्सा पूछा है इसमें कि प्रति सेकंड अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। तो जितनी ऊष्मा वो ले रहा है, दी गई जो ऊष्मा है अवशोषित ऊष्मा, सॉरी दी गई नहीं, इसको अवशोषित बना लेंगे, अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा। ये क्या है हमारे पास में Q1 अवशोषित ऊष्मा, और निरस्त ऊष्मा जितनी निकली है उसको पूछा गया है। तो इस सेक्शन का यूज करके, इधर वाले का यूज करके हम निकालेंगे अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। तो आप पहले आप इसको नोट कर लो, इसको यूज कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, 10% इसकी आ गई है। देखिए ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1। ईटा की वैल्यू कितनी आई थी 1/10। W की वैल्यू कितनी है 42 किलोवाट, यानी 42 × 10 की पावर 3 वाट। वाट नहीं लगाना यहाँ पे, छोड़िए। अपॉन में Q1 इधर चला जाएगा, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 42 × 10 की पावर 3 × 10, यानी Q1 आ गया आपके पास में 42 × 10 की पावर 4। ये आ गई Q1 की वैल्यू 42 × 10 की पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया कि इतने कैलोरी ये ऊर्जा जो है वो अवशोषित करेगा। ठीक है, इतनी कैलोरी ऊर्जा ये अवशोषित करेगा। अगला जो हिस्सा है इसमें वही आपका पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है कि कितना कैलोरी नहीं, इसमें सॉरी वाट ले लेते हैं हम, वाट, इसको वाट, इसमें वाट एनर्जी यूज करेगा, क्योंकि उसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, यहाँ पर वाट आ जाएगा, वाट चाहिए वाट। अब पूछ रहा है कि निरस्त ऊष्मा की मात्रा की कितनी ऊष्मा आउटपुट होगी। तो माना निरस्त ऊष्मा Q2 है, ठीक है, तब क्या बनेगा Q2 है तो जो ऊर्जा हमने उसको दी थी, जो उसने अवशोषित करी थी, कुछ तो उसने कार्य के रूप में खर्च कर ली, ठीक है। ये ऊर्जा वो है जो हमने उसने अवशोषित करी थी,
ठीक है, कुछ ऊर्जा उसने बाहर निकाली होगी और कुछ ऊर्जा उसने अपने वर्क में खत्म कर दी होगी। ठीक है, Q1 की जो वैल्यू आई थी हमें निकालना, Q2 है 42 इंटू 10 की पावर 4, Q2 फाइंड करना है। W कितना था 42 इंटू 10 की पावर 3, इसको धर जाते हैं माइनस में, 42 10 की पावर 4 माइनस 42 10 की पावर 3, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 42 10 की पावर 4 माइनस 42 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ से ये पावर सेम होनी चाहिए तभी हम माइनस कर पाएंगे, तो 420 इंटू 10 की पावर 3 लिख लेते हैं हम इसको, माइनस में 42 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 378 इंटू 10 की पावर 3 वाट। ये ऊर्जा हो गई निरस्त, ये वाली हो गई इसकी अवशोषित उसमें की मात्रा, और दक्षता आ गई थी आपकी 10%। देखिए क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर व्यास की एक गोली है, किसी सियान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। गोली के पदार्थ का घनत्व दे रखा है, सियान द्रव का घनत्व दे रखा है, तो द्रव का श्यानता गुणांक दे रखा है। देखो मान लेते हैं ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में वो सियान द्रव भरा हुआ है, इस बर्तन में हमारा कोई सियान द्रव भरा हुआ है इस तरीके से द्रव भरा हुआ। और इस द्रव में हम क्या कर रहे हैं, एक व्यास गोली डाल दे रहे हैं, एक गोली इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गोली होगी कुछ समय तो तेजी से चलेगी, फिर एक चाल से चलना शुरू हो जाती है, एक निश्चित चाल से चलना शुरू होगी, पर तो वो तेजी से जाएगी अंदर कोई, फिर उसके बाद में एक चाल पकड़ लेगी जिसको हम बोलते हैं सीमांत चाल। ठीक है, एक निश्चित चाल से नीचे आएगी जिसको हम बोलते हैं सीमांत चाल। तो यही पूछ रहा है कि इसकी जो सीमांत जो चाल है वो कितनी होगी। अब यहाँ क्वेश्चन में जो एक चीज है, एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो मिस्टेक क्या है कि देखो ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि जो गोली का घनत्व है और जो द्रव का घनत्व है, गोली का घनत्व और द्रव का घनत्व जो इसमें भरा होगा, दोनों का घनत्व सेम है। तब दोनों का घनत्व सेम होता है ना, तो गोली नीचे जाएगी नहीं। नीचे जाने के लिए गोली का घनत्व ज्यादा होना चाहिए, द्रव का कम होना चाहिए। ठीक है, अगर गोली का घनत्व कम होगा तो ऊपर तैरती रह जाएगी, गोली का घनत्व ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। इसको हम 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 कर लेते हैं, यानी कि गोली के पदार्थ का जो घनत्व है उसको बढ़ा लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो अब हम लिख लेते हैं गोली का व्यास दिया हुआ है, गोली का व्यास d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, व्यास से हमें लेना देना नहीं होता है, हमें लेना होता है त्रिज्या से। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं इसकी, गोली की त्रिज्या r बराबर 2 इंटू 10 की पावर -2/2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर केवल -2 मीटर, क्योंकि 2 से 2 कटेगा 1 आ जाएगा, 1 गुणा कर लो जाए। ठीक है, और क्या दे रखा है, गोली के पदार्थ का घनत्व, गोली के पदार्थ का घनत्व, गोली के पदार्थ का घनत्व, उसको हम कहते हैं रो से, रो इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और द्रव,
द्रव का घनत्व, इसको दिखाते हैं सिग्मा से। 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, श्यानता गुणांक दे रखा है, श्यानता गुणांक ईटा इक्वल टू 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। सब कुछ हमने गिवन था, वो लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें जो निकालना है वो सीमांत वेग, सीमांत वेग निकालना है। v सफिक्स में t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट v सफिक्स में t इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर, ये हो गया आपका रो माइनस के सिग्मा जी अपॉन में ईटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, सीमांत वेग निकालने का। अब ज़्यादा क्या करना, सीधे वैल्यू रखनी है। अब एक चीज़ आप समझिएगा, अगर ये और ये सेम हो तो हम, अगर ये दोनों चीज़ सेम होंगी तो माइनस करने पे 0 हो जाएगा, जिसके कारण सीमांत वेग भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बदल दिया गया है। अगर पेपर में ऐसे ही आता तो सीमांत वेग 0 आएगा। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना तो हमने चेंज कर लिया। 2/9 r की वैल्यू है 10⁻⁻² स्क्वायर, 8 इंटू 10⁴ माइनस 8 इंटू 10⁻³ आप सुविधा अनुसार g की वैल्यू 10 रख सकते हैं। ठीक है, g की वैल्यू 10 या फिर 9.8 रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे लिख दीजिएगा। तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पर पावर अलग अलग है, तो हमको पहले पावर सेम करनी होगी। इधर 80 कर लेंगे, 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10, 1 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। 2/9 10⁻⁻⁴, यहाँ पर 80 में से 8 जाएगा तो 72, ये हो जाएगा आपके पास में 72 इंटू 10⁻³ इंटू 10। ठीक है, 2/9 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻³ 10⁻1, इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 10⁻4 इंटू 72, ये वाला। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4 + 0 खत्म हो जाएगा। बचेगा आपके पास में 2/9 इंटू 72, 9 से काट देंगे 8 बार, तो आ जाएगा तुम्हारा 8 दूनी 16 मीटर प्रति सेकेंड। v सफिक्स में t इक्वल टू, तो 2016-17 के जो क्वेश्चन थे वो सभी के सभी सोल्व हो चुके हैं। और अब हम अगली वीडियो में 2017-18 के क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।